सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिएगा। कमेंट भी खूब लिखे, लेकिन थोड़ा सा आंख क्यों मार रहा हूँ सोच समझ के, नहीं तो पता लगा कि आपके ऊपर भी कुछ हो जाएगा। मेरे बगल में है बुला बिरजू मयाल, आज पहुंचे थे गांधी पार्क धरना देने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंचती है, पत्रकार महोदय पहुंचते हैं, लेकिन बिरजू मयाल भाई को पकड़ करके उठा कर ले आते हैं, सीधा ऑटो में बिठाकर और एकता विहार। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आज बिरजू मयाल भाई के लिए पुलिस की गाड़ी तक नहीं थी। खैर चलिए, हो सकता है गाड़ी कहीं व्यस्त होगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो खतरा है। किसको खतरा है? पहला खतरा मुझे लगता है कि हमारी सरकार को खतरा है कि यदि कोई गांधी पार्क में बैठेगा तो कोई यहाँ आंधी पार्क न बन जाए, और इसलिए अब पटक दिया एकता विहार में। अब यहाँ खतरा किसको है? बिरजू भाई को नहीं, बल्कि या और भी लोग बैठे हुए धरना देकर के करीबन 4-5 सालों से बताया जा रहा है। मैं तो पहली बार हैरान हो गया, क्योंकि खबरें हम भी दिखाते हैं, क्या क्या दिखाएं आपको। बिरजू भाई ने आज एक बहुत प्यारा सवाल उठाया। वो सवाल बिरजू भाई बताएंगे, हम भी बताते हैं। बिरजू भाई वहां पे धरना देने की अनुमति नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहां भी तो अनुमति नहीं है। ये जो जमीन है निगम की बताई जाती है और यहां पटका जाता है। एक और कड़ी से जोड़ना चाहूंगा, एकता विहार यहाँ पे बताते हैं पहले बच्चों को दफनाया जाता था, शमशान घाट है, यानी कि शमशान घाट। अब यहाँ युवा जो पीढ़ी है उसके सपनों को दफन कर दिया जाता है। तो बिरजू भाई मैं आपके पास आता हूँ और हम जैसा भी है आपको साथ देते हैं कि आप लगे रहते हैं। मैं बिरजू भाई का हर बात का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन बिरजू भाई क्या कहते हैं वो आपको जरूर दिखाऊंगा कि बिरजू भाई ये पागलपन समाज के लिए आपका निरंतर, कभी आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, कभी कहीं, कभी आप सांप पकड़ लेते हैं बेखौफ होके, कभी आपको जेल डाला जाता है। क्या कुछ आपका सफर है? पहले हम आज की ही बात से शुरू करेंगे, आज क्या हुआ और कैसे हुआ। आप जुड़ेगा, शेयर जरूर कीजिएगा, आप दबा के शेयर कीजिएगा आप जी। बीते 1 मार्च को मैं आमरण अनशन की जानकारी डीजीपी कार्यालय को दे के आ गया था और उन्होंने मुझे रिस्पिंग नहीं दी। कहीं ना कहीं कोई चिंता तो उनके अंदर थी। और आज 3 तारीख की इन्फॉर्मेशन जो मैंने उनको दी थी, आज 3 तारीख को मैं गांधी पार्क बैठ जाता हूं। उसके बाद जब बैठने के बाद वहां पुलिस आती है, LIU आती है, तो वो मुझे वहां से उठने के लिए कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं तो कि आप मुझे कोर्ट का कोई लेटर दिखाइए जिसमें लिखा हो कि ये जगह वर्जित है, यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है, इसलिए मैं बैठा। यहाँ ये भाई 5 साल से बैठे हुए हैं। थोड़ा दिखाने का प्रयास करें आप। हाँ, इनको कौन देख रहा है? आप देखेंगे 5 साल से बैठे हुए हैं, इनको कौन देख रहा है? कोई ना देख रिया। अब बात ये आती है कि मैं तो एक पब्लिक एरिया में बैठा था जहाँ पब्लिक चल रही है, आ रही है, जा रही है। अब इन्होंने मुझे उठा के ऐसी जगह पटक दिया जो बिल्कुल शहर से सुनसान जगह में है। अब यहाँ पर मेरे लिए एक बात पैदा हो गई है कि जिस प्रकार मैंने आवाज उठाई है, अब रात को मेरे लिए इनके पास क्या सुरक्षा है? बिल्कुल क्या सुरक्षा है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जब से ये छोड़ के गए हैं तब से ये मेरा हालचाल पूछ। अभी आपने मेरे सामने पुलिस को फोन किया है और पुलिस ने कहा अब चीता भेजते हैं, पर पुलिस चीता कब आएगी पता नहीं भाई, कोई और चीता ना आ जाए। ऊपर से बारिश जरूर आ गई है, लगता है अब बारिश की बूंदें भी यहाँ गिरने वाली हैं। देखिए, बारिश भी हो रखी है और बारिश के बहाने यहाँ क्या पता कोई कांड भी हो जाए।
और पुलिस ने एक ऐसी जगह हमको उठा के फेंक दिया है जो बिल्कुल भी सुरक्षा के बात करें तो बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं। शहर से बिल्कुल अनजान जगह में, जहां शमशान घाट है, उस जगह में हमें छोड़ दिया है। और जब मैं इनसे पूछता हूं अभी फोन पे कि भाई साहब मुझे आप क्या सुरक्षा दे रहे हैं, तो कहते हैं हम क्या सुरक्षा देंगे, आप उठ के घर चले जाइए। आपने सुना ना, आप उठ के घर चले जाइए। हम रिकॉर्डिंग में मेरे पास में है। हम थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि आप यहाँ पर बैठिए। आप एक बात बताइए, मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, सभी बड़े अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जब कोई धरना प्रदर्शन होता है वहां पर तो उस धरने प्रदर्शन को कितने पुलिस वाले कवर करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब यहाँ आपने इस धरने स्थल में हमें छोड़ दिया है तो अब हमारी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? एक मैं थोड़ा सा आपको फिर आऊंगा। मेरे कैमरामैन सहयोगी फिलहाल मैं चाहूंगा थोड़ा धीरे धीरे घुमाए कैमरे को आप, और ये हाल दिखाए, क्योंकि ये उन युवाओं को एक बहुत बड़ा संदेश होगा जो सोचते होंगे कि न जाने बहुत से पागल क्या दिखाते हैं, क्या करते रहते हैं। ये देखिएगा आप किस प्रकार से धरना स्थल पर रहते हैं। ये चारों तरफ पन्नी लगी है, बाहर खूब बारिश हो रही है। ये इनका थोड़ा दिखाइए बर्तन भाई साहब, धीरे धीरे आप आइएगा। और ये किस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। और मुझे लगता है कि जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, या जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये सब गवाह है, वो ये सब गवाह है। और ये सब देखकर लगता है कि हमारा आने वाला भविष्य तबाह है। हमारे साथ यहाँ पे गढ़वाल संदेश के पत्रकार भी पहुंचे हुए हैं, और भाई साहब बगल में बैठे हुए कई सारे, इनके पास में जाऊंगा। जी हम आते हैं सुरक्षा के घेरे में, फिर सुरक्षा की बात करते हैं हम। सुरक्षा जीरो है जब से पुलिस यहाँ छोड़ के गई है। मेरे को सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि जब हम गांधी पार्क में बैठते हैं तो कम से कम वहाँ पर जनता रहती है, पब्लिक के बीच में होते हैं तो किसी बात का कोई फिक्र नहीं होता है। पर एक ऐसी जगह हमको उठा के फेंक दिया है जहाँ सुरक्षा की बात करें तो जीरो। पुलिस वाले दोबारा देखने तक नहीं आए। बस उनका जिम्मा यही था कि वो वहां से उठा के यहाँ हमें फेंकते, बस यही जिम्मा था उनका। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, जब कुंभ का मेला लगता है, जब यहाँ पर कावड़िया आते हैं, उस टाइम तो तुम पूरे प्रदेश की पुलिस बुला लेते हो, पर हमारे लिए सुरक्षा क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ, बार बार पूछूंगा। बहुत बड़ा ये सवाल है। जैसे बिरजू भाई ने कहा कि सुरक्षा मिलती है, हम भी अक्सर देखते हैं कि अगर गांव में कोई मजबूरी में 2 की जगह 3 बैठ गया स्कूटी पे तो जरूर चालान करता है। और एक भैंस या घोड़ा खच्चर को लेके जा रहा है और एक सवारी अगर इसमें एक्स्ट्रा बैठी हो, उसका भी चालान कट जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखते हैं किस प्रकार से यहाँ एक गाड़ी पे कितने लोग बैठते हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां दौड़ती हैं। बहुत बड़ा सवाल है। और युवा आपको बहुत लोग देख रहे हैं, कमेंट भी लोग दिख रहे हैं। और एक तो भाई साहब हमारी मोबाइल चला चला के नजर कमजोर हो गई है, फिर भी एक हम कमेंट लेने का प्रयास करें। बीसी जोशी, आप बहुत बड़े हीरो हैं। जय भाई पुंडरीक जी देख रहे हैं। और भाई लोगों बुरा मत माना, चलो हीरो से बात शुरू करता हूँ। बड़े गौर से सुनेगा आप। हिंदी में इसलिए बोला कि थोड़ा कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी थोड़ा फर्क आया था भाषा में, फिर भी कोशिश कर ला। फिर भी बड़ी बात यह है कि हम फेसबुक पर दोस्त भी हैं, हम हिंदू भी हैं, हम क्रांतिकारी भी हैं, हम हीरो भी हैं, हम सब कुछ हैं। क्योंकि हम कमेंट लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ और है। मात्र लिखने से दोस्तों कुछ होने वाला अब नहीं है। मुझे आप देख रहे हो कई दिन सेम ड्रेस में मैं, और इत्तेफाक जहां जाता हूं 10 दिन से पहले घर नहीं जा पाता हूं। हमेशा बिरजू भाई अपनी भी ड्रेस चलती रहती है, इन्हें धुलने के भी कई बार टाइम नहीं होता। हम कहीं रिश्ते जाते भी नहीं निभा पाते, शादी ब्याह में नहीं जा पाते, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं, खास रिश्तेदारी में। पर मैं सोचता हूँ जब सामाजिक प्राणी हम बन गए तो सामाजिक रिश्ता निभाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय वैसे रिश्तों का। जी, लोकतंत्र, लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि लोकतंत्र को जब खतरा आ गया है तो हम आम इंसान को कितना खतरा होगा ये सोचिए आप। ये बड़ी
सोचनी विषय है कि जब लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो हमारे अधिकार क्यों छीन दिए गए। जब गांधी पार्क में कांग्रेस के सरकार के टाइम में धरने होते थे तो अब ये नई सरकार के टाइम में हमको गांधी पार्क से क्यों भगाया गया। हमें कह रहे हैं यहाँ कोई अनुमति नहीं है, ये वर्जित जगह है। कोर्ट से कोई भी नियम ऐसा लागू नहीं हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं या सिविल कोर्ट की बात करूं, किसी भी कोर्ट से ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है कि गांधी पार्क वर्जित जगह है धरने के लिए। अब मैं आज दिल्ली की बात करूं या उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात करूं या कहीं की भी बात करूं, ऐसा कहीं नहीं है कि शहर से एक अनजान जगह में उठा के फेंक दिया जाए और एक शमशान घाट के ऊपर एक तंबू लगा के, आप तंबू देखिए, तंबू लगा के बोलिए यहाँ धरना दीजिए। एक भाई साहब लिख रहे हैं, थोड़ा मनोज पंडित जी है कोई, लगता है भाई जी आपको नींद आ रही है पत्रकार महोदय। बिल्कुल भाई साहब, नींद आ रही है। मुझे आज मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आती है। एक हमारे अग्रवाल जी थे, बहुत प्यारे भजन गाते थे। वो कहते थे, उनका एक भजन है, लाख नींद आए आंख मुनती नहीं है, जिन आंखों में लगाओ प्रतीक्षा का काजल। इस प्रकार से था कुछ। भाई लोगों, मैंने वही कहा, मुझे लगता है आपने मजाक भी लिखा होगा, वास्तव में नींद आ रही है। आपको भी धन्यवाद कि आपको हमारी चिंता है। बहुत से लोग कहते हैं आप बहुत जोर से बोलते, गला बैठ जाता होगा। लेकिन मैं सच बताऊं, 15 मार्च को 2025 को मुझे बिरजू भाई 5 साल काम करते करते हो गए। मैंने बहुत कुछ समाज को पढ़ लिया है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग हमें जोश भी दिलाते हैं कि नहीं नहीं नींद भगानी है। तो दोस्तों, अगर किसी को जगाना है तो खुद भी तो जागना पड़ेगा। बिरजू भाई मैंने कहा ना कि मैं फुल सपोर्ट नहीं, हर बात का नहीं करता सपोर्ट, लेकिन मैं जरूर, अभी आपने देखा दिन में हम हरिद्वार थे, बाबा रामदेव के जो स्कूल का मामला था, पुलिस। हेलो हेलो जी, पुलिस मुख्यालय से बात कर रहे हैं। जी बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे गांधी पार्क से उठा के पुलिस ने यहाँ तो छोड़ दिया है। बताया तो था मैंने, अभी आपको नंबर दिया था, आपने बात नहीं करी। वो कह रहे घर चले जाओ आप, हमको क्या मतलब है आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? जब पुलिस ने मेरे को यहाँ छोड़ा है पब्लिक एरिया से एक सुनसान जगह में, तो मुझे सुरक्षा भी दे। तो आप उनसे बात कीजिए ना इस संबंध में, जो इंचार्ज है उनसे बोलो। तो मतलब पुलिस मुख्यालय के हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो ले गए हैं वही तो छोड़ेंगे आप। यहाँ क्या SSP का नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ, नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, नंबर बता दीजिए। अभी तो शायद रेजिडेंस में होंगे। नंबर बता दीजिए, मैं कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब अनजान जगह में छोड़ा है तो सुरक्षा मुझे देनी चाहिए ना। हाँ, तो नंबर नोट कर लीजिए, 941111 941111 2706 2706। क्या नाम है सर का? अजय सिंह। अजय सिंह, ठीक हो गया। तो अभी आपने देखा बिरजू भाई हरदम एक्टिव पुलिस को फोन कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति तो देखेंगे सर साथियों, देहरादून के SSP फोन नहीं उठा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस मेरे को उठाने नहीं आती, मैं पुलिस को कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता। जब पुलिस ने मुझे यहाँ धकेला है, एक प्रकार से यहाँ धकेला है, यहाँ लाके मुझे बैठाया है एक अनजान स्थान पे और जंगल के किनारे मुझे छोड़ा है। भाई दबे अभी यहाँ बाघ पहुंच जाए, वो मुझे खा दे, उसके बाद ये ड्रामा करेंगे, 6-7 लाख रुपए मेरे घर वालों को दे देंगे, मेरी बीबी को दे देंगे, कह देंगे बाघ ले गया, हम क्या करें? तो हमारी सुरक्षा का जिम्मा बनता नहीं बनता, आप बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं ये भी सवाल है अपना एक है, और शायद आपका सवाल भी यही होगा कि आखिर क्या सोच के गांधी पार्क से यहाँ एकता विहार छोड़ा जाता होगा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश लगता है कि एकता विहार भाई पहले आप एक बनिए, फिर हमारे पास आइए। 1 मिनट, यहाँ से चौकी प्रभारी को फोन करते हैं। हेलो सर जी, मैं ये कह रहा हूँ सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे?
अरे चीता आ रही है आपके पास ना। आप तो कह रहे मैं भेज रहा हैं हूँ। चीता यहाँ पर परमानेंट नहीं रह सकती। नहीं परमानेंट रहेगी रात को, वहाँ थोड़े ना बैठे रहेंगे परमानेंट रात को। अरे जब आपकी पुलिस मेरे को यहाँ पर वो लाई है, एक अनजान जगह में लाई है, जंगल के अरे भैया किनारे, नहीं बैठ पाएंगे वहाँ, रात को नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बैठ पाएगी? फोन काट दिया। साथियों, एसआई मिथुन कुमार जी हैं और उन्होंने फोन काट दिया है, मतलब वो सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर इन्होंने मेरे को यहाँ छोड़ा है तो वन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे को यहाँ पर सुरक्षा दे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना सकता। जी श्रीमान जी। बिरजू भाई, आपके जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वन विभाग और शिक्षा विभाग। जी, वन विभाग का भी एक फायर सीजन अब आने वाला है, जंगलों में आग लगेगी। आज तक कितने पेड़ लगे, कितने बचे, कुछ पता नहीं है। जितने भी पेड़ अभी 5 साल के अंतर्गत लगाए गए हैं, जो टेंडर पास कर करके लगाए गए हैं, मुझे जरा उसकी लिस्ट तो दे दें। उनके पेड़ गायब हैं, खाली टेंडर पे टेंडर, टेंडर पर टेंडर, टेंडर के नाम से सारे पैसे हड़प लिए जा रहे हैं और कुछ ना हो रहा। बस शिक्षा विभाग को लेके क्या कहेंगे आप? पहाड़ों में जो बेटियां आज पीसीएम से पढ़ रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उन्होंने इंटर में ले रखी हैं, उनके लिए गणित का टीचर ही नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के टीचर टाइम से स्कूल ही नहीं पहुंच रहे हैं। वो कभी 10 बजे स्कूल खोलते हैं तो 2 बजे बंद कर देते हैं। कई लोगों का तो मेरे पे फोन आया कि भाई साहब हमारे इलाके का स्कूल तो हफ्ते में 2 दिन खुलता है। क्या कहेंगे अब? ये हाल है हमारी शिक्षा। 20 मिनट का ही होगा। चलिए, नेट का साथ हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है, थोड़ी बहुत हो सकता है नेट भाग रहा होगा। और वास्तव में नींद भी आ रही है और बिरजू भाई को भी आराम करना है क्योंकि बेचारे भाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, सारी तो स्वस्थ है ना। अभी तो एक ही दिन और का है, अभी क्या दिक्कत होगी? देख ही रहे तुम। पहाड़ से आया हूं मैं दिल्ली से थोड़ी आया हूं, तो प्रदूषण प्रदेश में रहा हूं, या फिर वहां का जो मैंने पानी पिया है उसी नदी में गंदगी गई, उसी नदी में वापस फिल्टर होकर हमको मिल गया। और जो दूध आज हम पी रहे हैं यूरिया वाला, कई चीजें हैं। मैं तो पहाड़ से आया हूँ, नेचुरल चीजें खा के आया हूँ, अपने खेत की ऑर्गेनिक चीजें खा के आया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने का। हवा और दुआ की ताकत है आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हवा और दुआ दोनों। और जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए, फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी दर्शकों का। आप नाराज ना होना, कभी हम थोड़ा कटुक बोल देते हैं, हमारी भाषा वैसी ही है। आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं, शेयर करते हैं, आप वास्तव में आप लोग भी एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे रोड ही, बदरपुर ईंट, कहीं ना कहीं से कोई वीडियो शेयर करता है, आगे सरकार तक जाती है। तो मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले कि आपने वहां से उठा के पटक तो दिया, अगर वहां बैठना अलाउड नहीं है तो यहाँ भी शायद ऐसा कोई रजिस्टर्ड ये प्लाट नहीं है कि यहाँ आप बैठ सकते हैं। और उसके लिए सुरक्षा, क्योंकि पुलिस ने यहाँ छोड़ा है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा भी प्रदान करे। ये नहीं कि यहाँ छोड़ दिया, अगर रात को कोई अनहोनी हो गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने अपने सोचा तो देख लिया कि भाई हमें खतरा है अगर कोई गांधी पार्क में बैठता है। हाँ। लेकिन युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, मैं इनसे बात करता तो सो गए, उनको भी डिस्टर्ब हो रहा हुआ। डायरी में मेरा नंबर नोट करके ले गए, नाम नोट के करके ले गए, बस कोई मतलब नहीं। क्या कोई पक्का कागज तैयार कर दे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और हमने बैठा रखा है? वो कहते हैं हमने बैठा रखा, तो मैं मानता। वैसे तो आप कहीं धरना स्थल को दिन में कोई धरना दे रहा है, कोई क्रांति कर रहा है, तो उसको आप पूरी पुलिस घेर ले रही है, पूरी फोर्स बुला ली जा रही है। और यहाँ पर 5-6 लड़के जो कई साल से बैठे हैं, या मैं आज आके बैठा हूँ, इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। और जंगल में है ये, आप देखेंगे बगल में जंगल है ये, बाघ भी आ सकता है यहाँ। भाई बाघ आता होगा यहाँ? हाँ जी सर, बाघ आता होगा, देखो बाघ भी आता है। चलिए, बड़ी बात बिरजू भाई हमारे लिए ये है। एक सवाल आपसे भी है जाते जाते, आपका यहाँ पे क्या इरादा है? आप कब तक ठहरने का है? आए तो आप आए थे गांधी पार्क, यहाँ गांधी पार्क पहुंचा दिया आपको। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक मैं यहाँ डटा रहूंगा, और मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा मैं। मेरी मांगे जहाँ पूरी होंगी मैं वहाँ रहूंगा। मुझे पता है कि मैं उन विभागों के बाहर बैठूंगा। वन विभाग ने आज उत्तराखंड बेच दिया है। वन विभाग, हमारा वन प्रभाग रामनगर लकड़ियां बेच रहा है, कच्चे पेड़ गिरा रहा है। आप देखेंगे कच्चे छोटे पेड़ गिरा रहा है। मेरे पास फोटो पड़ी है, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको।
झूठ बोल रहा हूं तो रामनगर के 25 कुत्ते काटे मेरे को। आप दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, आओ जी थोड़ा करीब आओ भाई जी, ये देखो, दिखाओ जरा। ये सारे कच्चे पेड़ हैं जो जेसीबी द्वारा गिराए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये रामनगर वन विभाग के अंतर्गत ये सीताबनी का जंगल आता है, जहां सारे पेड़ काट काट के जो बेचे जा रहे हैं। इसमें से कुछ पेड़ वन निगम जा रहे हैं और बाकी पेड़ सीधे किसी आरा मशीन के फैक्ट्री के अंदर घुस के वहां से वो छोटी छोटी मतलब लकड़ियां बन के बेड बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। और वहां वन विभाग के डीएफओ की भी सेटिंग है, रेंजर की भी सेटिंग है, कुछ लकड़ियां जा रही हैं खाली। और रात के अंधेरे में सारे काम चल रहे हैं, सारे काम रात के अंधेरे में चल रहे हैं। वहां पर सड़कों के किनारे सफाई के नाम पर कुट्टी मशीन मंगाई गई है मुरादाबाद और बरेली से, और वो कुट्टी मशीन सीधे जंगलों के अंदर 1 किलोमीटर अंदर एंटर कर रहे हैं और उसमें सारे पेड़ डाल के उनका पाउडर बना के उसको सीधे यूपी भेजा जा रहा है। सोचिए आप, ट्रैक्टरों से, और ट्रैक्टर का कोई नंबर नहीं, यूपी के ट्रैक्टर हैं, यहाँ के नहीं, और कर्मचारी भी यूपी के जो मुंह बात के बैठे हुए हैं जंगलों में। नाम पूछो तो किसी का नाम, जो भी नाम है उनके, पर यह है कि वो सारे उत्तर प्रदेश के हैं। मुंह छुपा रखे उन्होंने, मुंह क्यों छुपा रखे, चोर है क्यों? आप बताइए, पेड़ों को पाउडर क्यों बनाया जा रहा है? जब कुट्टी मशीन वहां जंगलों में अलाउ नहीं थी तो वन प्रभाग रामनगर और तराई क्षेत्र जो पीसी आर्या जी वहां के डीएफओ हैं और वन प्रभाग के डीएफओ हैं दिंगत नायक जी, ये दोनों लोग कुट्टी मशीन और सड़कों के किनारे की सफाई के नाम पर जंगलों के अंदर क्यों एंटर करा रहे हैं? सड़कों की सफाई तो 2 आदमी कर लेते हैं, तो इतने बड़ी योजना क्यों पास करनी पड़ी? डेली 50-50 हजार रुपए इनके वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। बुद्ध भाई, हाँ जी, एक और छोटा सवाल, फिर चलते हैं हम बाहर। एक और भी पत्रकार साहब में लाइन लगे पड़े हैं। आजकल विधानसभा में जो गाली गलौज का मामला चल रहा है, किसी की प्रकाश की मांग हो रही, तो किसी पे कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जरूर कहूंगा। शायद मैं बंगाल में होता तो बंगाली समाज पूरा एक हो जाता और अब तक शायद मंत्री जी को उनके पद से हटा लिया जाता। शायद मैं महाराष्ट्र में होता और मराठा समाज से होता तो वहां भी ऐसा ही होता। शायद मैं पंजाब में होता और मैं पंजाबी होता, शायद वहां भी ऐसा होता कि अभी तक मंत्री जी को हटा दिया जाता, क्योंकि वहां के लोग एकत्रित हो जाते, संगठित हो जाते और यहाँ के लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। चलिए लास्ट में मैं ये कहूंगा कि अभी आपने कहा वन विभाग में लकड़ी की कटने की बात आई है, हाँ जी, तो वो जो इस प्रकार से हो रहा है वो याद रखें कि जो लकड़ी, जब हम जाएंगे शमशान में तो हमें भी उन लकड़ियों पे जल जाना है, लेकिन वो लकड़ियां अगर हरी भरी और जंगल है तो हमें भी जो है सांस मिलती रहेगी, हमारी आस पड़ती रहेगी। उसमें एक चीज और है, आज रामनगर विधानसभा में, मैं रामनगर विधानसभा से आया हूँ, आज रामनगर विधानसभा में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां पर नए नए जोन खोलकर जिम कॉर्बेट पार्क, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसको बर्बाद कर दिया गया है। वहां पर जितने भी बाघ थे, जितने भी वन्य पशु थे, वो आज डर के अपने इलाके को छोड़कर, जिम कॉर्बेट पार्क को छोड़कर, चलिए फिलहाल यहाँ चीता पुलिस पहुंच चुकी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो? देखिए बहुत अच्छी बात है, पहुंच गई है, उनका मैंने आगे फोन किया था, वो पहुंच गई है, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जितना ड्यूटी हो उतना देखो ऐसा है, जैसे उनको ऑर्डर मिलेगा वो वैसा ही करेंगे। मैं जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनको मैं कभी जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि अधिकारी जब उनको जो काम देता है वो करते हैं, वो उनका काम है। जिस प्रकार हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें वहाँ के जनरल मैनेजर का या फिर हाउस कीपिंग मैनेजर का या फिर प्रोडक्शन मैनेजर का जो हमको काम मिलेगा हम वो करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, और अब आप शुरू कीजिए। ये कहाँ पर टेंट, आपको जो बाहर टेंट था ये पूरी बात आपने एक बात नहीं सुनी मेरी। जी जी बोलिए बोलिए, पकड़। ये मैं ये कहना चाहता था कि रामनगर वन प्रभाग ने जिम कॉर्बेट पार्क का जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें नए नए जोन खोलकर वहां से बाघों को भगाया गया, उनको परेशान किया गया। हाँ जी, पीएस बोरा जी कोई है, पी रखी है क्या पत्रकार जी? भाई साहब अपनी जबान को आप लगाम दीजिएगा, और अंग्रेजी आती है मुझे, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, फॉर योर राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई नेवर ड्रिंक। समझ गए? सुबह से काम में थके हुए, इसलिए लिख रहा हूँ भाई साहब। और एक भाई साहब और है कोई, भाई साहब मूड फुल, प्लीज संपादक जी, पत्रकार महोदय मूड बनाकर आए। हाँ मैं मूड बना के आया हूँ, लेकिन ये मूड बना के आया हूँ कि मुझे ब्रिज महल से मिलना है, और शराब तो मैं छूता भी नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन प्लीज सोच समझ के लिखिएगा, इसलिए मैं आपसे बाबा यही बात कहता हूँ। जी भाई साहब।
जी, मैं ये कह रहा था कि रामनगर वन प्रभाग ने उत्तराखंड का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम था जिम कॉर्बेट पार्क, आज उसकी खूबसूरती खत्म कर दी है। बाहरी लोगों को घुमाने का जो उन्होंने जिम्मा उठाया है कि पर्यटन नगरी इसको बनाएंगे, और पर्यटन नगरी के चक्कर में हमारे उत्तराखंड की पूरी दुर्दशा हो चुकी है। आज सड़कों में जगह नहीं है, सड़कों में हमारी गाड़ियों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, और उनकी सेवा चल रही है। वो सेवा ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और वन विभाग ने पूरे जंगल भेज दिए हैं। खनन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, खाली गांव के लोगों के नाम पर परमिट पास करके जंगल से रेता निकाला जा रहा है, पत्थर निकाली जा रही है, मिट्टी निकाली जा रही है, और वो रिजॉर्ट वालों को बेचा जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब जो आप लोग कमेंट लिख रहे थे, आप लिखिएगा भाई साहब, थोड़ा कमेंट में पढ़ लूंगा आपके, आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जो भाई साहब लिख रहे हैं कि संपादक जी, पत्रकार महोदय मूड बनाकर आए हैं। दोस्तों, आप कभी भी आप बुरा मत मानिएगा, आप कभी भी चेक कर लेना, किसी से पूछ लेना कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। लेकिन चलिए, फिर आपको लग रहा होगा ऐसा, कोई बात नहीं। अब आप इसके अलावा इसके बाद भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए। अब आप पूछिएगा भाई साहब। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। और जस्टिस नकोटी रत्नू जी, सलाम आपको। कुदरती भाई साहब लिख रहे हैं, आप अपना कार्य करने के लिए पत्रकार महोदय, ये पब्लिक ये बोलते हैं, कोई बात नहीं, गलती नहीं की नहीं दोस्तों। एसएसपी जी और चौकी प्रभारी जी, देखिए पुलिस पहुंच चुकी है और जिसका जो काम वही करेगा। लेकिन मैं तो आप देखिए, आप जितने आप कमेंटर लिखते हैं, मैं तो आपके कमेंट आप कमेंट भी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन आपकी ये जो भाषा सभ्य की है, इसी प्रकार से आप जो लिखते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे सोच समझ के आप लिखें। आप जो कहें मैं दारू पे रखिए, तो ये आप इस तरह की बातें नहीं करें। अब कई बार आपको मैं एक चीज और माइंड करना चाहता हूँ, पुलिस भी आप पहुंची है, पुलिस की बहुत लंबी ड्यूटी होती है भाई साहब, ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं उनका। और वो भी कभी नींद में, कई बार मैंने देखा नींद में भी चल रहा हूँ ना, तब भी आप कहते शराब पी रखिए। तो आप कभी भी हो ना, अपनी भाषा को थोड़ा सहमित रखिए आप लोग, ठीक है। ये मेरा आपके लिए विशेष रिक्वेस्ट है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो अपनी नौकरी तनख्वाह ले रही है, तो पुलिस को अपना ड्यूटी करना है। लेकिन आप जिस प्रकार लिखते हैं ना कि ये शराब पी रखिए, और आप उस पर मोहर लगा देते हैं, ये कहीं ना कहीं इसे देखकर हमें बहुत दुख होता है। और हम जो दिन रात काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ना आप हमें पैसा देते हो, ना हम किसी से लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो लिखते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के कभी भी आना और मुझसे पूछना कि मैं शराब पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, या कोई कमीशन खाता हूँ। तो आपने जो कमेंट लिखा शायद अच्छा कर, आपने न लिखते तो। बाकी भाई साहब, आपने कितने कमेंट लिख रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये सब कह के कई बार दिल तोड़ देते हैं कि क्या लिख रहे हैं भाई साहब आप। कोई बात नहीं, लिखो खूब। और मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट, सिर्फ हम लोग कमेंट ही लिखते रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे, मैं इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ इनको, मैं कह रहा हूँ ना कई बार कि आदमी नींद में होता है ना, दिन भर आपकी ड्यूटी रहती है, तो लोग बड़े उससे कह रहे थे कि शराब पी रखी है, और जो पी रहा है वो तो वो भुगतेगा, है ना। लेकिन कोई नहीं जानता, ये चलता है, ये हमारा भारत देश है, ये तो दुर्भाग्य हमारा है। और भाई जी, कोई अभी भी कोई शंका है किसी को, तो आप लिखो। मैं थोड़ा ये है, अब क्या पढ़ूं मैं, तब तक कमेंट भाग जा रहा है। पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है भाई जी? पुलिस बुद्धिमान ने कहा कि भाई कि हमें पुलिस की सहायता चाहिए, पुलिस यहाँ आनी चाहिए, तो पुलिस पहुंची है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा सरकारी तंत्र है भाई साहब, उसका जो काम करने का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा है कि कई किस्म की बातें आप जो हम बोल नहीं सकते, और आप जानते हैं सब कुछ, है ना। अब मुझे ये पता है, कुछ लोग ये लिखेंगे भाई साहब आपने पुलिस देखी, पुलिस तारीफ कर दी। भाई जी देखो, हमारा काम हर वक्त किसी की आलोचना करना नहीं है, और आलोचक बनने से कुछ नहीं होने वाला। अधिकारियों से बात करी
गाय को मार दिया गया है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे मनुष्य को मारा जाएगा। तो वन विभाग ने क्या करा, मेरे मारने के आरोप पे और वन अधिकारी को मारने के आरोप। फिर भी आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि अब मैं वास्तव में थक चुका हूँ सुबह से। और मैं सुबह हरिद्वार गया था, बाबा रामदेव जी के आश्रम जो गुरुकुलम जो है, वहाँ पे कुछ बच्चों की जो शिकायत थी कि यहाँ पे हमसे जो हम यहाँ जो शिक्षा देना चाहते हैं, जिस विषय की वो उस विषय की हमें नहीं मिल पा रही है, और हम अपनी टीसी लेना चाहते हैं यहाँ से। तो उस पर था कुछ वाद विवाद, क्या कुछ था वो आपने देखा होगा। लक्ष्मण राव जी जयचंद उत्तराखंड में है, राकेश जी ने की बहुत ही मेहनत करते हैं भाई जी। आप ये सब आपकी बदौलत है भाई साहब, आप लोग इतना प्यार देते हैं। यात्रा के बारे में बिरजू भाई ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज उठाने के लिए लोगों की भैजी नहीं होनी चाहिए। तो बात करता हूँ कुछ दिन पहले, बहुत बहुत धन्यवाद 2 दिन पहले आप सभी का। सोशल मीडिया में जो और अभी हमारे वायरल हुआ, जिसमें एक अपर सचिव, ये अपना क्या कौन थे बिरजू भाई अधिकारी, पंचायती राज के डिप्टी डायरेक्टर, पंचायती राज के डिप्टी डायरेक्टर के पास बिरजू भाई गए भ्रष्टाचार के संबंध में, लेकिन उनके द्वारा बिरजू भाई को वहां से कहा गया कि आप यहाँ पर वीडियो मत बनाइए, आप जाइए। बिरजू भाई कैसी हुई वो घटना? ऐसा हुआ जब मैं पंचायती राज के ऑफिस में पहुंचा। मैं बहुत दिनों से उत्तराखंड क्रांति दल का धरना वहां पर देख रहा था। तो मैं पंचायती राज के ऑफिस में पहुंचा तो मैंने बहुत से सवाल कर रहे हैं आप। मैंने वहां क्या देखा कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, एक मैडम है, निधि है, क्या नाम है उनका। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैडम, आपकी पंचायती राजों में जो काम चल रहा है, ग्राम पंचायतों में जो काम चल रहा है, ग्राम प्रधान या वीडियो द्वारा जो काम हो रहा है, मैं उसके विषय में आपका एक बाइट लेना चाहता हूँ। बोला मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई पहले ही मेरे को उसी ऑफिस के कई छोटे कर्मचारी जानते थे। उन्होंने मैडम को बता दिया कि ये बहुत क्रांतिकारी है और सवाल कुछ और करेंगे, बाद में सवाल अपने कुछ बदल देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, डिप्टी डायरेक्टर को जाके बोलिए मैंने बोल रखा, वो आपको बाइट दे देंगे। डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंचा तो डिप्टी डायरेक्टर ने मुझसे कहा पंचायती राज के कि आप कौन से सवाल पूछेंगे। मैंने कहा जी मैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपका सबको दिखाना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा कमेंट आया जी। ठाकुर योगेंद्र राजपूत है कोई, सॉरी भाई लिख रहे हैं कोई, जो भी आगे बढ़ा के कमेंट, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक भाई लिख रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। पहले बिरजू बात पूरी करो पहले जी। तो पंचायती राज में जब वहां पर गया तो सर ने पूछा मुझसे, पंचायती राज के जो तिवारी जी थे, उन्होंने कहा आप कौन से सवाल पूछेंगे। मैंने कहा जी मैं बस ये सवाल पूछूंगा कि आपने अच्छे काम किए हैं उत्तराखंड में, क्योंकि ऐसा नहीं बोलता तो मुझे बाइट नहीं देते। जब बाइट स्टार्ट होती है तो मैं, नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं अभी पंचायती राज के डिप्टी डायरेक्टर। अब मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, श्रीमान जी ये बताइए कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों के विकास क्यों नहीं हो रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। क्या वहां पर बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम, एक बात बताइए, अगर रामनगर में किसी गांव का विकास हो रहा है तो क्या रामनगर के लिए अलग नियम और पहाड़ के लिए अलग नियम बना है। बोला नहीं, नियम तो एक ही है। तो मैंने कहा गौशाले, आरसीसी और प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास, ये सारी चीजें पहाड़ में क्यों नहीं दिख रही हैं। तो उनको गुस्सा आ जाता है और मेरे जब सवाल खत्म होता है उसके बाद मुझे धमकी देते हैं आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। तो मैंने कहा जी नाम तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं, एफआईआर कैसे करेंगे। मैंने कहा बिरजू मयाल मेरा नाम है, आप कर लेना एफआईआर। तो साथियों ये देखिए आप, बिरजू मयाल भाई ग्राम प्रधान से लेकर भ्रष्टाचार की जो आवाज इन्होंने उठाई, कहीं न कहीं वो रामनगर से लेकर देहरादून तक पहुंच चुकी है। अब मैं बात करूंगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो बिरजू भाई का जोरों शोरों पे वायरल हुआ दिल्ली मीडिया सेंटर से। बिरजू भाई उसके मामले में संक्षिप्त से बताइए, क्योंकि आप दिल्ली भी पहुंचे थे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने, जरा बताइए दर्शकों को। देखो वो लड़ाई आज साबित हो गई है। आज सुबह से मैं आमरण अनशन में हूँ और आज साबित कर दिया कि मैंने वो लड़ाई अच्छी लड़ी थी, क्योंकि मैं वो लड़ाई किस लिए लड़ रहा था कि हमारी उत्तराखंड के ग्राउंड जीरो के मुद्दों को राष्ट्रीय मीडिया नहीं उठा रही है। बिल्कुल। और आज सुबह से जब से मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ, आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन और जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो मेरे पास ना तो उनके चैनल पहुंचे ना वो पहुंचे। इसका मतलब वो सब लोग मिले हुए हैं उनसे, जिनके खिलाफ मैं चल रहा हूँ। वन विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, जल विभाग, नल विभाग, आप जो समझ लीजिए, ऊर्जा विभाग, ये सबसे वो मिले हुए हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनसे पैसे लेते हैं और अपनी बिल्डिंगों को हर साल अप कर रहे हैं। नोएडा में जो फिल्म सिटी में उनकी बिल्डिंगें हैं, हर साल वो बिल्डिंगें बढ़ रही हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब तुम्हारे पास, बिल्डिंगों को अप कैसे कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। और यहाँ से जो न्यूज उनके पत्रकार भेज रहे हैं
ग्राउंड जीरो से जो न्यूज इनको पत्रकार भेज रहे हैं फिल्म सिटी वालों को कि ये लगा दीजिए, वो उसको नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब वो उस अधिकारी को भेज रहे हैं उस वीडियो को कि तुम्हारी खबर आ गई है, अब लगाऊं नहीं लगाऊं, तो वो उससे पैसों का सौदा कर ले रहे हैं। आज तक वाले, जी न्यूज वाले और आपके न्यूज नेशन वाले, एबीपी वाले, ये सब सौदा कर ले रहे हैं। पक्की बात है, क्योंकि उनके गेट पर मैं गया था, उन्होंने मेरे लिए पुलिस बुला दी। थोड़ा सा बिरजू भाई मैं आपकी बात काटूंगा। हाँ जी। अब जब पुलिस की बात कर रहे हैं बिरजू भाई, तो पुलिस के द्वारा बिरजू भाई को कई वो लाइव भी आए थे। बिरजू भाई ने बोला मुझे पुलिस ने उठा दिया। साथियों बड़े जोरों शोरों पे वीडियो वायरल हुआ था, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता सबने वीडियो वायरल किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली तक जाना, गाँव से ग्राम सभा प्रधान से लेके लड़ाई लड़ते लड़ते बिरजू भाई पहुंचे सदन तक, दिल्ली तक। अब मैं अगर बात करूंगा बिरजू भाई खानपुर विधायक उमेश कुमार की, आपने कहा था कि उनके द्वारा मुझे छुटाएगा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं छलिया हूं, मेरा निशाना कब कहां जाएगा, तीर कहां जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने उनका नाम जरूर लिया था, पर बिरजू मयाल को बचना भी आता है और निकलना भी आता है। तो जब मेरे को यूपी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, तो मैंने वहां पर जो सवाल रखा उससे वो चौंक गई। मैंने जो सवाल ये रखा कि मैं आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनके गांव से आया हूं, फिर जाके उनकी आंखें खुल गई, कान फट गई जब आपने बोला। जी बिरजू भाई, अभी बाहर की मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, कहीं न कहीं पुलिस को भी है कि बिरजू मयाल देहरादून में आ रखा है, कि मामलों को उठाने के लिए गया है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो यार अपना काम कर रही है, क्योंकि बड़े अधिकारी जो उनको वो है मेरी सुरक्षा के लिए, वो आए हैं, हमने ड्यूटी कर रहे हैं और बाहर खड़े हैं। मैं तो उनसे कहूंगा कि बाहर ना खड़े रहकर आप अंदर बैठ जाइए या सो जाइए। सर जी, हाँ सर जी, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप भी सो जाइए। गए बिरजू भाई जब कभी ग्राम सभाओं के ऑफिसों में गए, कभी विकास खंडों में गए, कभी अस्पतालों में गए, तो बिरजू भाई ने वहां पर क्या करा कि तुम्हें जो भ्रष्टाचार करना है, अभी रावण अभी जिंदा है। क्या था बिरजू भाई वो डायलॉग आपका? जी, रावण अभी जिंदा है, कभी भी पहुंच सकता है, और मैं कभी बता के नहीं आता हूँ। आप देखेंगे राष्ट्रीय मीडिया वाले तो बता के आते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, बिरजू मयाल कभी बता के नहीं आता है। बिरजू मयाल तो रात को 4 बजे भी टपक जाएगा, मतलब भूचाल की तरह आ जाता है। हाँ, भूचाल की तरह आ जाता है। आप देखेंगे, आप पुलिस वालों की बात करते हैं, पुलिस वालों के लिए ग्रेड पे लागू होना चाहिए, वो भी मेरे पास मुद्दा है, वो भी मेरे उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेड पे पुलिस वालों का चालू होना चाहिए। जब एक विधायक जितनी बार का विधायक है उतनी बार की विधायक निधि ले सकता है, तो हमारे ये पुलिस वाले नौजवान जो ना जाने कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। आज देखेंगे पुलिस में बहुत कम कर्मचारी है, बहुत कम कर्मचारी। जब यहाँ पर आप देखेंगे कावड़ का मेला लगता है, जब कावड़िया यहाँ पर आते हैं, तो उस कावड़ के समय पुलिस वालों की ड्यूटी एक कोने से उठाकर उनको यहाँ रख दिया जाता है, और दिन रात वो बड़ी मेहनत के साथ ड्यूटी करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। बिरजू भाई, आपने होटल में भी गए बीच में, और आपने जो ये मैंने अभी आपसे सवाल किया था, आपने स्वरोजगार का एक पहल करी, कहीं न कहीं मोमो की ठेली, कहीं न कहीं आपने जो भी स्वरोजगार के विभिन्न प्रकार के लोगों को एक प्रेरित भी किया स्वरोजगार करने के लिए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं कहीं किसी बड़े मंदिर में जाता हूँ तो उनके बाहर में क्या देखता हूँ कि यहाँ बाहर का, बिहार का आदमी या यूपी का आदमी या राजस्थान का आदमी यहाँ पर रोजगार कर रहा है। मंदिर में प्रसाद भी बेच रहा है, मंदिर में गोलगप्पे भी बेच रहा है, मंदिर के बाहर चाउमीन भी बेच रहा है, पर हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति शर्मा रहा है कहीं ना कहीं। तो रोजगार की कमी, एक ग्राउंड जीरो की बात करूं तो सरकार ने तो वैसे ही रोजगार खत्म कर दिए हैं। सरकारी आज भर्तियां नहीं है। पुलिस में आप देखेंगे होमगार्ड भर्ती हो रहे हैं और कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं। स्कूलों में भी आप 5-5 हजार में रखे जा रहे हैं, 2 लड़कियां रखी जा रही हैं गाँव की, तुम पढ़ाओ जी। तो ये क्या है? ये सारी योजनाओं को ठप करने की एक नियत बना ली है सरकार ने, जो नियत बहुत गलत नियत है। हाँ, एक सवाल आया मेरे मन के अंदर। खतरा तो यहाँ है, आपको बिच्छू का है, बाघ का है, पर एक खतरा नहीं यहाँ पे। हाँ, बोलो क्या? का अगर भूकंप आ गया? हाँ, वो मैंने पहले ही कह दिया है। यहाँ पर एक भूकंप का आ गया तो मरोगे नहीं। क्यों? हाँ, बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है यहाँ पर। बिल्डिंग वाले, एक बात मैं पुलिस प्रशासन का एक बात का ये धन्यवाद करूंगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी जगह ले आए। अगर प्रकृति का भूकंप यहाँ पर आता है तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम बिल्कुल नहीं मरेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारे ये प्लास्टिक लगा हुआ है और ये लकड़ियां लगी हुई हैं। प्लास्टिक और लकड़ियां हमारे ऊपर गिरेंगी, हमें कुछ नहीं होगा, कोई हमारे ऊपर छत नहीं गिरेगी। बिरजू भाई,
मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ग्राम प्रधान से लेके दिल्ली तक भी चले गए, देहरादून पुलिस की बात तो कर लो, कुछ क्या कुछ कहना चाहते हो? देहरादून में भी आप आ गए। बिरजू भाई, अब कब तक ये लड़ाई आप लड़ते रहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है बिरजू भाई, आपने अपना घर परिवार भी है, सारी चीजें आप छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं 50 प्रकार की समस्याएं आती हैं, अपनी आर्थिक स्थिति भी है, कई प्रकार की भ्रष्टाचार की आवाज उठाने में आपको तो पता है, दिल्ली जाओ देहरादून जाओ, इतना आना जाना 50 प्रकार के तमाम खर्चे होते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये काम मैं मरते दम तक करूंगा, क्योंकि मरना कोई विषय नहीं है, जीवन को जीना विषय है। जीवन चाहे कठिन परिश्रम से जिया जाए, जैसे मर्जी जिया जाए। आज मैं देखता हूँ कितने युवा जब जेल से बाहर निकलते हैं, हम 2 युवा जेल से बाहर आए थे, उसमें से एक युवा ने आत्महत्या कर ली थी। मेरा साथ का युवा था, वो हल्द्वानी जेल में बंद था। उनके घर की खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली है, पर मैंने आत्महत्या नहीं करी। ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है। अच्छा। और अपने तरीके से जीने के लिए मिला है। कोई बात नहीं, आज हम जिस प्रकार बैठे हैं, जिस प्रकार जी रहे हैं, वो भी आत्महत्या के बराबर ही है। पर यह है कि कर्म करके जिएंगे और धर्म के लिए जिएंगे। एक लड़ाई धर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी थी और श्री राम ने लड़ी थी, एक लड़ाई मैं लड़ूंगा। और आप देखेंगे जो लोग श्री राम कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जनेऊ भी आपने गले में पहना है या खाली श्री राम चिल्ला रहे हैं? ये जनेऊ देखिए, हमारे हिंदू धर्म में इस जनेऊ को बहुत मान सम्मान दिया गया है। जब हम पेशाब करने जाएंगे, इसको हम ऐसे कान में लपेट लेंगे। जब हम लघु शंका दीर्घ शंका जो भी करने जाएंगे, इसको लपेट लेंगे। हाथ में हमारा ये देखेंगे, हमारा रक्षा सूत्र होना चाहिए। दूसरा, हमें सुबह उठ के जो देखूंगा, आज हमारे मंदिरों में बिल्कुल भीड़ नहीं है। 2-4 लोग पूजा करने जा रहे हैं, पंडित बैठे हुए हैं। और जो हमारे सामने मोमडन भाई आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल कट्टर है अपने धर्म को लेकर। सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी मजाक बाद में उतारिए, आप उठाइए, उनकी मजाक बाद में करिए, पहले कम से कम उनके जैसा कट्टर तो बनिए। बिरजू भाई, आप विभिन्न संगठनों, विभिन्न बेरोजगार लोगों की आप आवाज उठा रहे हैं, विभिन्न गरीब असहाय लोगों की आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। स्थिति है, 2019 में एक भाषण सुना था, 2019 से पहले, कि उत्तराखंड वालों के 2019 में अच्छे दिन आएंगे। आज 2025 लग गया है। आज युवा आमरण अनशन में बैठ चुका है। आज पुलिस द्वारा उसको वहां से उठा के यहाँ भेज दिया गया है और सुरक्षा के लिए पुलिस मांगी थी। अभी थोड़ी देर में फ्री होऊंगा तो देखूंगा कितने लोग आए हैं। और यहाँ पर बाघ का भी खतरा बना पड़ा है और एक अनजान जगह है, तो हो सकता है इंसान का भी खतरा है, क्योंकि आज बाघ से उतना खतरा नहीं है। बाघ से एक बार के लिए बच जाएंगे, पर इंसान से बचना आज के टाइम में मुश्किल है। बिरजू भाई, आप ग्राम सभा से लेके, विकास खंड से लेके और ये विधानसभा से लेके दिल्ली संसद तक, मीडिया सेंटर तक आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ चुके हैं और अब आप यहाँ पर आज धरने में भी बैठ चुके हैं। बिरजू भाई, आगे आपका और आगे क्या कदम रहने वाला है? देखिए, और कदम ये रहेगा कि आगे मैं युवाओं को जगाता रहूंगा। हालांकि मेरे साथ कोई भी युवा यहाँ जो मुझे कहते थे हम आपके फैन हैं, उनमें से कोई भी खड़ा नहीं है मेरे पीछे। चाय वाले फैन हो गए। मैं तभी तो कहता हूँ बार बार, हाँ। और वो छत का फैन, ये तो भगाते रहेंगे। छत का फैन है ना? हाँ जी, छत का फैन नहीं, चाय में डूबे खाने वाला फैन है ना, जो 2 फैन है ना, एक चाय वाला एक छत वाला, तो वो दोनों मुझे अच्छे लगते थे। आज मेरे साथ वो फैन जो कहते थे बिरजू मयाल जी हमारा समर्थन पूरा है, जब कहेंगे तब है, आज वो बिल्कुल मेरे साथ नहीं है। देखो, अकेले हूँ मैं यहाँ। बिरजू भाई, चलिए जाते जाते भगवान आपके चेहरे की मुस्कुराहट और सरकार की घबराहट बनाए रखिए। मैं तो छलिया हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो आप बाद में आए, हाँ। आपको पटका गई और गया था सिंगल कोने में, हाँ। वो तो डर के मारे आप आए। आप डरता नहीं हूँ, पर जब डर गए ना तब वहाँ से यहाँ भागे आप। हाँ। अब तो कार खोटी में मैं नहीं डरा। नहीं, वहाँ सिंगल कोच थी वहाँ। हाँ, वो डरे होंगे, मैं नहीं डरा। मेरे को तो जबरदस्ती लाया गया। मैं तो कल सुबह फिर चले जाऊंगा गांधी पार्क। बाहर जो अंधेरे है ना, जो कार जो बाहर है काली अकेली पन्नी वहाँ, हाँ। तुमने कहा चलो इनके साथ चला दिए, 5-7 इन्होंने ही कहा, मेरे से बेचारे धरने में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आप वहाँ मत रहिए, इधर आ जाइए, वहाँ तो अंधेरा है, लाइट भी नहीं है जहाँ मेरे को रखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी ओर से। बिरजू भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल भी रहेगा। बिरजू भाई, जैसे आप विभिन्न विभागों में जैसे लड़ाई लड़ते हैं और कुछ विभागों के द्वारा आपको जेल भी भेजा गया, तो चला भाई बहुत ज्यादा होगी और आपकी माता जी चलो और चलो अंकिता भंडारी के बारे में कुछ आवाज उठाते लोगों की आवाज कहीं। सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। चलिए जाते जाते एक सवाल ले लेते हैं। तब कैसे बिरजू भाई, सवाल आ रहा है, अंकिता भंडारी को लेके सवाल लेकर आ रहा है
अंकिता भंडारी के लिए एक सवाल आ रहा है। अंकिता भंडारी के लिए मैं क्या सवाल करूं? अंकिता भंडारी के लिए तो मेरे सवाल उनके लिए हैं जो महिलाएं आज किसी नेता के भाषण के लिए भीड़ लगाती हैं, वो अंकिता भंडारी के लिए कहाँ चले गई थी? क्या महिला ही महिलाओं की दुश्मन बन चुकी है आज? बहुत सुंदर। अंकिता भंडारी के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई? इसलिए मैंने आज तक सवाल वो नहीं उठाया, क्योंकि जिन महिलाओं ने आज ये सरकारों को चुनौती दी है, खुद वो आज देखिए किसी भी नेता का भाषण होता है तो वहाँ सिर्फ महिलाओं को बुलाया जा रहा है। क्या उन महिलाओं में से एक भी महिला ने अंकिता भंडारी के लिए कोई आवाज नहीं उठाई? अगर नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई? क्या वो भविष्य के लिए अपनी बेटी के लिए चिंता नहीं कर रही है? क्या पता जो अंकिता के साथ हुआ वो उनकी खुद की बेटी के साथ ना हो, इस बात की क्या गारंटी है? और युवाओं के लिए मतलब पुरुषों की कहीं वो नहीं है। पुरुषों की कहीं नहीं, पुरुष का सिर्फ वोट चाहिए, बाकी वहाँ कोई मंत्री जी आएंगे तो वहाँ पुरुष को नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल की गाड़ियां भर के वहाँ जाएंगी, सिर्फ महिलाएं जाएंगी, और उन्हीं महिलाओं के कारण हमारा प्रदेश बर्बाद हुआ है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक सेल्फी के लिए जा रही हैं। वो कोई सवाल पूछना पसंद नहीं कर रही है कि मेरे गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, रोड क्यों नहीं बनी, शिक्षा के टीचर क्यों नहीं है, वन विभाग में खनन क्यों बढ़ रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक सेल्फी से मतलब है। बस एक सेल्फी ले ली नई साड़ी में, खुश हैं बस। बिरजू भाई, एक सवाल हो रहा है, आप बड़ा प्यारा सवाल कर रहे हैं। एक सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है। बहुत से लोग आज की तारीख में यूट्यूब पे और रील्स बना करके खूब डांसिंग वायरल हो रही है, उनको लोग लाखों नहीं मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग धरातल पर जाके काम कर रहे हैं वो आज रील वाले यूट्यूब वाले वो आज कहाँ हैं? जो आज उत्तराखंड में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, चाहे वो कुछ भी हो, तब वो गायब हो जाते हैं। उनको खाली अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। ऐसे यूट्यूबर्स के लिए, ऐसे रील बनाने वालों के लिए आप क्या कहोगे? जो रील बनाते हैं लेकिन रियल नहीं बनाते। जो यूट्यूबर हैं, जो इंस्टाग्राम में कहीं बहुत ज़्यादा जिनके फॉलोवर हैं, उनको कौन बनाता है यूट्यूबर? वो बनाती है ये जनता। ये जनता उनको देखती ही नहीं, उनको फॉलो ही नहीं करती, तो वो कहाँ से आज यूट्यूबर बनते? और एक चिंता का विषय है कि ये यूट्यूबर बन जाते हैं, उसके बाद इनको किसी से कोई मतलब, आप देखेंगे मैं अपना नंबर पब्लिक कर देता हूँ, जिसको जो बात करनी है मुझसे खुला करेगी, क्योंकि जिस जनता ने मुझे यहाँ तक भेजा है, मुझे फॉलो किया है, तो उस जनता के लिए पहला मेरा अधिकार बनता है कि उनसे डायरेक्ट बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके कमेंट पढ़ूं कि वाह वाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे कमेंट पढ़ने के बजाय मैं उनसे डायरेक्ट बात करूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये यूट्यूबर क्यों यूट्यूबर बने पड़े हैं? क्योंकि लोगों ने इनको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, वो यूट्यूबर बन जाते हैं। उसके बाद एक दिन जब उनके बहुत सारे मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद वो हमें भूल जाते हैं, फिर वो विदेशों में घूमते हैं। आज मैं जापान पहुंच गया, आज मैं थार में घूम रहा हूँ, आज मैं सऊदी अरब में घूम रहा हूँ, आज मैं इस हीरो के साथ बैठा हूँ, आज मैं इस हीरोइन के साथ घूम रहा हूँ। उसके बाद वो हमारे लिए सपने बन जाते हैं, फिर हम और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसका एक भी पैसा वो उत्तराखंड के लोगों के लिए खर्च नहीं करते हैं। कोई बीमार होता है तो वहाँ पर वो यूट्यूबर मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। एक और प्यारा कमेंट आया, नाम आगे बढ़ गया। बिरजू भाई जी, कुछ लोगों ने पहले भी, मैंने आपके कमेंट भी मैं आपका पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन पहले से ही मैं आपको देखता हूँ। बिरजू भाई, इतनी शक्ति आप पे आती कहाँ से? ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि आपने जनता दरबार के लिए अपना नंबर भी दिया था कि भाई मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा संक्षिप्त से बताइए बिरजू भाई इस संबंध में। ये मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। पूर्व में मैं जितने भी 2-3 बार भविष्यवाणियां कर चुका हूँ जो बिल्कुल सत्य सटीक हुई, और एक बार मैं रसल वाइपर जैसा सांप पकड़ के सीधे वन विभाग के कार्यालय में जमा करा जा चुका हूं, क्योंकि वो रसल वाइपर इतना खतरनाक होता है कि उसका शायद इंडिया में इलाज नहीं है, और वो देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सांप माना उसे जाता है। अगर वो सांप काटता है तो शरीर में स्पम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आधे घंटे में मृत्यु संभव है। बिरजू भाई, बीच में एक बार मैंने आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। आपने जैसे कभी किसी के घर में सांप घुस जाते थे, आप वन विभाग को भी नहीं बोला, सांप को सीधा खींच देते थे, और कई लोगों ने आपका वीडियो भी वायरल किया। तो इसके लिए कुछ कहना बताइए बिरजू भाई, संक्षिप्त में जरा। आप मेरे सर में एक निशान देखेंगे, ये बालों का जो कट देखेंगे, तो इस निशान में आपको दिखेगा कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा मैन सामने दिखाई, ये देखिए साथियों, ये देखिए। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या ना भाई, क्या बात बोल दो, क्या ही निशान पड़ा हुआ यहाँ पे? नहीं, ये ऐसे निशान दिख रहा है बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल बनाया गया होगा कैंची के द्वारा, पर एक कैंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये निशान नेचुरल है। अच्छा, दिख रहा है सर?
ये निशान एक नाक के ऊपर होता है। अच्छा, ध्यान से देखिए आप इसे। मैं समझ गया। हाँ, जब कहीं पर कोई बीन बजती है, जब कहीं पर कोई नाग नागिन का गाना बजता है, तो मेरे अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है। मैं किसी सांप से डरता हूँ। बचपन में मेरा एक भाई था रतन मयाल, वो खेतों में एक सांप को मारने के लिए भागा था। वो सांप को मारने के लिए भागा था, उसको भी याद होगा, और मैं उस सांप को बचाने के लिए भागा था। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को सांप ने काट के मेरी बेटी 4 साल की नहीं रही तो मैं उनका दुश्मन हूँ, नहीं हूँ। इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी जी रहे हैं उनका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक मनुष्य के लिए है। उन सबको अधिकार है जीने का। क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं हम हिंदू हैं, तो एक नियम ये भी है कि बहुत से योनियों के बाद हम इस जीवन को पाते हैं। इसका मतलब हमें सांप का भी जीवन मिला है, इसका मतलब हम कुत्ते भी बने हैं, इसका मतलब हम बिल्ली भी बने हैं, इसका मतलब हम बाघ भी बने हैं। अगर हम सभी जीवों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जीवन आने वाले टाइम में जब हम बाघ बनेंगे तो हमारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमने बाघ के साथ किया। हम अगर सांप बनेंगे हमारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमने सांप के साथ किया। क्योंकि सारी चीजें लौट के आती है, जो मिलना है यही मिलना है। हम जैसे कर्म करेंगे उसको भुगतेंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत बिरजू धन्यवाद भाई, आपका मेरी ओर से। आप आज गांधी पार्क में जब वहाँ पे बैठे थे तो आपके तो वास्तव में अभी जो बिरजू भाई ने लास्ट में जो बात बोली है कि सांप ने इनकी बेटे को काटा था शायद, और जो कुछ आपने सुना है तो वक्त बहुत हो चुका है। बहुत धन्यवाद आपका। एक भाई साहब ने लिखा है ब्लॉगर के लिए कुछ बोले। चलिए, हर काम जरूरी है, ब्लॉगिंग भी जरूरी है, यूट्यूब, हम भी यूट्यूबर, फेसबुक जो भी है। लेकिन मेरा आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन है कि इस वक्त जो उत्तराखंड का दौर चल रहा है, आज सभी रील्स वाले हों या यूट्यूबर्स वाले हैं, आज आपको जो यहाँ की समस्या है उन पर आप सभी को वो संदेश अपने माध्यम से देना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि। उत्तराखंड पेपर लीक जी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, भाई साहब जिनसे पूछना था वो बेचारे अब यहाँ पे ये सो गए हैं बहुत से लोग, अब इनको जगाना सही नहीं है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शिवरात्रि। मिलते हैं आपको फिर अगली किसी और खबर के साथ। आप सभी ने वीडियो को सुना, खबर को सुना और शेयर किया, आप सभी का धन्यवाद प्रतिक्रिया दी। और जिस भाई ने ये लिखा शराब पे रखी, प्लीज़, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना मैंने जो जवाब दिया उससे आपको लगा होगा। लेकिन आप किसी के बारे में भी, चाहे पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे दुकानदार, ठेकेदार हो, कुछ भी कहने से पहले एक बार और से सोचें। आप जो कह रहे हैं उस पर मोहर न लगाएं। धन्यवाद। शिवरात्रि। अभी तक जगा हुआ है